नमस्कार मित्रों, मैं धर्मराज पांडे आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज इतिहास के कुछ जो टॉपिक हमने लिए हैं, वो मौर्य राजवंश से संबंधित है। देखिए, मौर्य राजवंश मैं पढ़ाने जा रहा हूं। मौर्य राजवंश पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात कहूं, मैं सारी की सारी चीज़ें जो है सीरियल वाइज लेकर चलूँगा कि कैसे इस वंश का इतिहास जानने का साधन कहाँ-कहाँ से मिलता है। इतिहास के साधन क्या हैं? इतिहास जानने के साधन क्या हैं? इतिहास के पुनर्निर्माण के साधन क्या हैं? फिर इसके बाद मौर्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित थे? किस जाति से संबंधित थे? इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे, बिंदुसार के बारे में बात करेंगे, अशोक के बारे में बात करेंगे और अंतिम शासक तक ऐसे ही चलेंगे। इनकी राजनीतिक उपलब्धियाँ, इनके सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, वास्तु स्थापत्य में इन्होंने क्या किया, उस समय के सामाजिक आर्थिक परिवेश को भी जानेंगे। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर मौर्य वंश शुरू करने जा रहा हूँ इतिहास के साधन के साथ, कि मौर्य वंश को जानने के लिए हमें कौन-कौन से साधन जुटाने पड़ते हैं। जैसे आज यदि हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं, हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जाते हैं, ठीक है? इसी प्रकार से हम पत्रिका, न्यूज़पेपर ये सब पढ़ते हैं। लेकिन अगर हमको 1 साल पुरानी चीज़ें जाननी होगी, तभी इन्हीं का जो है प्रयोग कर लेंगे। पुराने न्यूज़पेपर देखेंगे, पत्रिकाएँ देखेंगे। तो इस प्रकार से हम 1 साल पुराना इतिहास जान लेते हैं। उसी प्रकार से हमको हज़ारों साल पुराना इतिहास देखना है, तो हम कैसे जानेंगे? क्योंकि उस समय कोई न्यूज़पेपर तो चलता नहीं था। लेकिन उस समय पुस्तकें लिखी गई थी, ग्रंथ लिखे गए थे, विवरण लिखे गए थे, विभिन्न लोगों से, विभिन्न लोगों द्वारा, और विभिन्न धार्मिक ग्रंथ लिखे गए थे, तो उससे हम सहायता ले लेते हैं। तो मौर्य इतिहास के साधन हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो राजवंश था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक यह वंश स्थिति में था। इतिहास में यह दर्ज है। तो साहित्य, विदेशी विवरण और पुरातत्व, ये 3 खंड हैं इतिहास के साधन में, इतिहास को जानने के लिए। साहित्य में आपका जो आपकी पुस्तकें हो गई, ग्रंथ हो गए, जिनको लोगों ने लिखा है, चाहे धार्मिक परिप्रेक्ष्य को आधार मानकर, और चाहे राजनीति को आधार मानकर, और चाहे फिर कहीं किसी विदेश यात्रा में कोई निकला हो, उसके आधार पर ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अब ये साहित्य भी 3 भागों में बटा हुआ है: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य जो सनातन धर्म से संबंधित, वैदिक धर्म से संबंधित साहित्य है, जैसे कि पुराण। और फिर इसके बाद ब्राह्मण धर्म को मानने वाले कौटिल्य, चाणक्य, उनके द्वारा लिखा हुआ है अर्थशास्त्र, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। उसी प्रकार से बौद्ध साहित्य, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं, उनमें भी मौर्य राजवंश के बारे में जानकारी हमको मिलती है, जैसे दीपवंश, महावंश, महावंश टीका, महाबोधि वंश, दिव्यावदान। ये सारे ग्रंथ हैं बौद्ध साहित्य से संबंधित है। फिर इसके बाद जैन साहित्य, इसमें भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। अब भद्रबाहु जो है वो जैन जो है संत थे, उन्होंने कल्पसूत्र लिखा था। हेमचंद्र परिशिष्ट पर्वन लिखते हैं। तो ये जो भी पुस्तकें मैं आपको बता रहा हूं, इनमें मौर्य वंश के बारे में जानकारियां लिखी पड़ी हुई हैं, भरी पड़ी हुई हैं। बौद्ध साहित्यों में अशोक के बारे में काफी लिखा हुआ है, ठीक है। दिव्यावदान में आपका जो है अशोक का किस तरीके से अंत हुआ, अंतिम समय में किस तरीके से अंत हुआ, इसके बारे में जानकारी मिलता है।
पुष्यमित्र शुंग ने किस प्रकार से स्तूपों को नष्ट करने का प्रयास किया, उसके बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। उसी प्रकार से इन सारी चीज़ों में कुछ न कुछ उद्धरण हमको मौर्य राजवंश के बारे में मिलता है, जिससे कि हम इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। जैसे आज की ही कोई पत्रिका ले ली जाए और आज के 20 साल पुरानी बातें उसमें अगर लिखी गई हों, तो अगर उसको हम नोट करते हैं और ऐसे ही कम से कम पचासों पत्रिका ले आएँ और उन पत्रिकाओं से एक-एक पैराग्राफ का अगर कोई 10 साल पुराना जो कोई घटना हुई हो, उसका जो है उद्धरण लेकर अ, एक कॉपी भर डालेंगे और उसका एक जानकारी आपके पास एकत्रित हो जाएगी कि हाँ, आज के 10 साल पहले क्या-क्या हुआ था। हालाँकि वो पत्रिका अभी लिखी गई है, लेकिन उस पत्रिका में 10 साल पुराने उद्धरण दिए गए थे, इसलिए मैं पिछले 10 सालों की बातें मैं जान रहा हूँ। तो उसी प्रकार से ये जो सारी पुस्तकें थी, ये बाद की लिखी गई हैं, कुछ समकाल समकाल में ही लिखी गई थी, मतलब कि उसी समय लिखी गई थी। जैसे कि आपका अर्थशास्त्र हो गया, ये मौर्य काल में ही लिखा गया था। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया है। इसमें मौर्य राजवंश की जो सेना थी, जो राजमहल थे, जो उस समय के शासन नीतियाँ थीं, उन सब के बारे में अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है। बखूबी लिखा हुआ है। किसी सेपरेट वीडियो में मैं अर्थशास्त्र के बारे में आपको बताऊँगा। अर्थशास्त्र में क्या लिखा हुआ है। फिर इसके बाद विदेशी विवरण, ठीक है? विदेशी विवरण में मेगास्थनीज का इंडिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ में ये जो क्लासिकल लेखक हैं, जो कि बाद में आए, जैसे कि स्ट्रैबो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन, ये सब क्लासिकल लेखक हैं, यूनानी रोमन इतिहासकार हैं। इन्होंने भी मौर्य राजवंश के बारे में बहुत कुछ लिखा है। मेगास्थनीज की इंडिका तो मौर्य राजवंश के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रकाश डालती है, क्योंकि मेगास्थनीज राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ये मौर्य दरबार में था मेगास्थनीज और एक विस्तृत पुस्तक लिखी थी इंडिका। हालांकि इंडिका आज अपने मूल रूप में नहीं है, क्योंकि उस समय काफ़ी आक्रमण हुआ करते थे, एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करता ही रहता था। तो आगजनी होती थी, आग जलाया जाता था, मतलब शहर के शहर जला दिए जाते थे। ऐसे में इंडिका भी इसी में जल गई और इसके मात्र उद्धरण जो स्ट्रैबो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन आदि ने ले रखे थे अपने पुस्तक में। जैसे मैं गीता के ऊपर कोई पुस्तक लिखूं, तो मैं गीता के ऊपर लिख तो रहा हूं, लेकिन गीता के श्लोक जरूर अपनी पुस्तक में लिखूंगा। तो उसी प्रकार से जब ये इंडिया के बारे में या मौर्य राजवंश के बारे में या किसी के बारे में लिख रहे थे, तो मेगास्थनीज की जो इंडिका थी उस समय जो है बची हुई थी, सुरक्षित थी। तो इंडिका को ये पढ़ के उसके उद्धरण लेकर इन्होंने अपनी पुस्तक में डाले थे। इंडिका तो नहीं रही, लेकिन स्ट्रैबो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन आदि के जो विवरण हैं, जो इनके साहित्य हैं, जो इनकी पुस्तकें हैं, उनमें आज भी इंडिका के उद्धरण जो है सुरक्षित है। ठीक है। अब सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस जो है चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। ये विलियम जोन्स ने पता किया था। जब उन्होंने यूनानी साहित्य पढ़े, तो उनको ये पता लगाने में दिक्कत हो रही थी कि ये सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कौन है। तो उन्होंने फिर चंद्रगुप्त के साथ जब इसको स्थापित किया, तो उन्हें ये पता चला कि ये सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस एक ही हैं और ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही यूनानी नाम है। ठीक है। तो यूनानी परंपरा में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। यूनानी परंपरा में चंद्रगुप्त को किसी दूसरे नाम से जाना जाता है। तो जब यूनानी साहित्य पढ़ेंगे हम, तब हम जान पाएंगे कि हाँ, यूनानियों द्वारा हमारे बारे में क्या सोचा जाता था। ठीक। फिर पुरातत्व। अब विदेशी विवरण जो मैं बता रहा हूँ आपको, विदेशी विवरण में ये एक तो ये मेगास्थनीज आया था, ये राजदूत बन के आया था। कुछ लोग जो है भारत आए भी नहीं थे, बस केवल पुस्तकें जो हैं यूनानी पुस्तकों को पढ़कर उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिख दी थी। कुछ लोग होते हैं कि लाइब्रेरी में बैठकर ही किसी दूसरे देश
किसी दूसरे देश के बारे में इतिहास लिख डालते हैं, हालांकि वो कभी उस देश में भ्रमण नहीं किए होते हैं। उसी प्रकार से ये लोग भी थे। रियल में मेगास्थनीज ही आया हुआ था यहाँ पर। फिर इसके बाद हालांकि मेगास्थनीज को अगर देखा जाए तो ये आपके सिकंदर का समकालीन था। चंद्रगुप्त भी सिकंदर के समकालीन थे। तो उस समय भी कई इतिहासकार थे, जैसे नियारकस आदि, एरिस्टोबुलस आदि इतिहासकार थे, जिनका जो है मैंने यहाँ पे नाम तो नहीं लिखा है। एनिसिक्रीटस, एरिस्टोबुलस और मेगास्थनीज और नियारकस जैसे इतिहासकार थे सिकंदर के समय में, जो कि भारत के बारे में जानते थे। और हमको भारत का इतिहास बताना है, उसमें भी मौर्य राजवंश के बारे में बताना है, तो इन सब की सहायता हमको लेनी पड़ती है। ये हमारे साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पुरातत्व। पुरातत्व की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होती है। ये तत्काल समय की जो भी बातें हैं, ये तत्कालीन प्रमाणिक साक्ष्य है। जो उस समय घटा होगा वो घटा होगा, उसी का जो है ये साक्ष्य है। इसमें काट छाट नहीं हो सकता। जबकि विदेशी विवरण और ये जो साहित्य है, ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, जो भी साहित्य है, इनमें कुछ न कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्तियों ने इसको लिखा होगा, कुछ न कुछ पूर्वाग्रह उनके अंदर रहा होगा, जिसके कारण कुछ न कुछ इतिहास के जो पक्ष हैं वो विकृत हो जाते हैं। अब जैसे कि कोई ब्राह्मण साहित्य का लेखक है, उसने जो है मौर्यों को रख के अगर कुछ लिखा होगा तो अपने हिसाब से लिखा होगा। जैसे ब्राह्मण साहित्यों में मौर्यों को शूद्र कहा जाता है, जबकि बौद्ध जैन साहित्यों में मौर्यों को क्षत्रिय वंश का बताया गया है, और विदेशी विवरण में मौर्यों को सामान्य कुल का बताया गया है। तो ये सारी बातें, तो कुछ ना कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं, इसलिए जो साहित्य है और विदेशी विवरण है, इनको 100% प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है। जबकि पुरातत्व के जो सारी चीजें मिलती हैं, इनको प्रमाणिक माना जाता है, क्योंकि ये उस समय के राजा द्वारा ही उत्कीर्ण कराए गए शिलालेखों के बारे में है। उस समय के राजा द्वारा या उस समय के लोगों द्वारा किसी स्थापत्य के बारे में, किसी स्मारक के निर्माण के बारे में बताता है। ठीक है, कि किस तरीके से उस समय जो है कोई इमारत बनाई जाती थी या कोई कलाकृति निर्मित की जाती थी। तो ये सारी बातें। अब पुरातात्विक साक्ष्यों में जो मौर्यों का इतिहास निर्मित किया जाता है, वो अशोक के लेखों द्वारा ही किया जाता है। अशोक के लेख बहुत ही प्रमाणिक हैं। 40 अभिलेख मिल चुके हैं, जो कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से प्राप्त होते हैं। अब भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से प्राप्त होना ही इन अभिलेखों का ये प्रमाण देता है कि मौर्य साम्राज्य एक अखंड भारत का निर्माण करता था, अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक। ठीक। साहित्य में भद्रबाहु के कल्पसूत्र में दक्षिण भारत में जाकर जैन मुनि बन गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इससे भी पता चलता है कि दक्षिण भारत तक मौर्यों का साम्राज्य था, और जैन धर्म का जो है कुछ न कुछ प्रभाव था चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। फिर एक भंडारकर महोदय हैं, जिन्होंने अशोक के लेखों की सहायता से अशोक का एक पर्टिकुलर इतिहास ही लिखने का प्रयास किया है। मतलब किसी साहित्य का प्रयास, साहित्य को लेकर इतिहास लिखने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने केवल लेखों, स्तंभ लेख, जो लेख अशोक के मिले हैं, उसके आधार पर ही भंडारकर ने अशोक का पूरा इतिहास ही लिखने का प्रयास किया है। रुद्रदामन का एक गिरनार अभिलेख है। हालांकि ये जो अभिलेख था ये मौर्यों का ही अभिलेख था, परंतु इसमें धीरे धीरे करके जो है लोगों ने अपने अभिलेख खुदवाना शुरू कर दिए थे। तो रुद्रदामन जो कि शक क्षत्रप थे, इनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, बहुत ही महान शासक थे। तो इन्होंने सुदर्शन झील का जो है निर्माण करवाया था, पुनः जीर्णोद्धार करवाया था। हालांकि निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। तो इसके बारे में पता चलता है, सौराष्ट्र प्रांत के प्रशासन के बारे में भी पता चलता है। तो ये पुरातत्व के साक्ष्य हैं। इसके अलावा जो है स्तूप जो कि अशोक ने बनवाए हैं, महल के ध्वंसावशेष जो कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य के जो महल थे उसके बारे में,
स्तंभ हो गए, मुद्रा हो गई, जो उस समय के सिक्के चलते थे आदि। अब मुद्रा में जो है मयूरों का जो है मयूर जो है आकृतियाँ ज़्यादा मिलती हैं, तो इससे ये ये अनुमान लगाया गया है कि मौर्यों का जो जो राजकीय चिन्ह था वो मोर था। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो है इन पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें पता चलती हैं, जिससे कि मौर्यों का इतिहास पुनः जो है लिखा जाता है या उसको पुनर्निर्माण किया जाता है। जैसे मृण मूर्तियाँ बनाई गई, उस समय की मूर्तियाँ किस तरीके से बनाई जाती थी, मिट्टी की बनाई जाती थी, प्रस्तर की बनाई जाती थी। उनमें कुछ पहनावा-ओढ़ावा होता था कि हाँ, मूर्तियों को क्या पहनाया जाता था या किस प्रकार से उसकी अ, आकृतियाँ बनाई जाती थी, तो उससे पहनावा-ओढ़ावा का पता चलता था कि हाँ, उस समय के लोग क्या पहनते थे, क्या ओढ़ते थे और क्या खाते-पीते थे। उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इन सारे पहलुओं पर ये जो है प्रकाश डालता है, ये सारी चीज़ें, चाहे साहित्य हो गया, विदेशी विवरण हो गया, पुरातत्व। पुरातत्व बहुत ही ख़ास है क्योंकि ये जो है उस समय का मान के चलिए 99.9% प्रमाणिक साक्ष्य होते हैं। ठीक? इतिहास में अनुमान लगाना ही सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि आप जितना अच्छा जो है अनुमान लगाएँ, जितना अच्छा उसके लिए साक्ष्य तर्क ले जाएँ, वही इतिहास मान लिया जाता है। ठीक है? कोई भी इतिहास 100% प्रमाणिक नहीं है। ठीक है? हम किसी के भी इतिहास को 100% प्रमाणिक नहीं मान सकते। कुछ ना कुछ अलग हुआ ही रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी कहानी आज मेरे साथ घटी या मेरे साथ कोई घटना घटी, कल को ये कहानी बन गई, तो धीरे-धीरे ये जो है आज के 100 साल बाद ये कहानी कुछ विकृत रूप में आपको दिखाई पड़ेगी, कुछ दूसरी तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो उसी प्रकार से ये जो साहित्य हैं और ये जो विदेशी विवरण हैं, इनमें इसी प्रकार से विकृतियाँ आ जाती हैं, परंतु पुरातत्व के जो साक्ष्य होते हैं, उनमें विकृतियाँ नहीं आती हैं। ठीक? तो इस प्रकार से मैंने मौर्य राजवंश को समझने के लिए, जानने के लिए या इसके इतिहास को जानने के लिए क्या साधन हम प्रयोग में लाते हैं, उसके बारे में हमने जाना। ये एक आपको जानकारी के लिए है एक वीडियो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं आपको उत्पत्ति के बारे में बताऊँगा कि मौर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, वो किस जाति से संबंधित हैं, और फिर इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य से मैं स्टार्ट कर दूँगा कि ये किस तरीके से शासन सत्ता पर बैठे, कैसे-कैसे इन्होंने भारत देश को एक सूत्र में बाँधा, और अशोक तक ले जाएँगे, कलिंग युद्ध भी कराएँगे, बौद्ध धर्म का प्रचार भी कराएँगे। इसके बाद बृहद्रथ की कैसे जो है पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी, इसके बारे में भी मैं बताऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।